मेरा शौहर किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। शादी के पहले दिन से ही मेरे शौहर ने मुझ पर कोई तवज्जो ना दी। मेरे शौहर मुझसे बहुत कम बात करते थे। वक्त गुजरता रहा, हमारा बेटा जवान हुआ तो उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। शादी वाले दिन जब बहू घर में दाखिल हुई तो बहू को देखकर मेरे शौहर की रूह कांप उठी, क्योंकि मेरे बेटे की बहू ही मेरे शौहर का नाम इरफान था। हमारी शादी के बाद मैंने महसूस किया कि वो खोए खोए से रहते हैं, जैसे किसी और दुनिया में हो। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। ये अजीब एहसास था जो हर लम्हे मुझे जख्मी किए रखता। शादी के शुरू में मैं बहुत परेशान रही। वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हिम्मत आ गई कि इनसे सवाल करने लगी, आखिर आपका रवैया ऐसा क्यों है। मैंने कई बार इस सवाल को दोहराया, लेकिन इन्होंने कभी जवाब ना दिया और वो हर बार बात को टाल जाते थे। वक्त गुजरता रहा, मैंने भी इनके इस रवैये से समझौता कर लिया, ये सोच कर के बास लोग पैदाइशी इस तरह के होते हैं। ये भी शायद इब्तिदा से ऐसा मिजाज लेकर पैदा हुए थे। हमारे 4 बच्चे हो गए, एक बेटा और 3 बेटियां जो हम दोनों की जान थे, और हम इनकी परवरिश में खो गए। इन्हें परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया और फिर इनकी शादियों का मरहला आ गया। पहले तो तीनों बच्चियों को इनके घर का कर दिया और फिर बेटे की बारी आ गई और बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि इस जमाने में लड़कियों के लिए रिश्ते तलाश करना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे बेटियों के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल होता है, इसी तरह बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना भी जो है शेर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि बहू ने घर में आकर घर का इंतजाम संभालना और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी ना होगी, घर और खानदान का शरासा बिखर जाएगा। काफी तलाश के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम नौरीन था। पहले तो मैं और मेरी बेटियां इनके हाथ जाती आती रही। जब फैसला हो गया कि इस लड़की को बहू बनाना है तो इरफान से कहा कि आपको साथ चलना है ताकि आप भी लड़की को देख लें। जब इरफान फैमिली के साथ इनके घर गए तो लड़की को एक नजर देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत परेशान हो गए। मेरी नजरें इनके चेहरे पर टिकी हुई थी। देखो मेरे मियाँ का क्या तासुर है। यकीन था कि ये बच्ची इन्हें भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो थी ही मनमोहिनी और तमीज वाली। मगर जब शौहर के माथे पर पसीने के कतरे चमकते देखे, मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। दिसंबर का महीना और सख्त सर्दी थी। भला ऐसे मौसम में इनके माथे पर पसीना कैसा। हम वहाँ ज्यादा देर ना बैठे। मुझे ये फिक्र लाहक हो गई कि शायद इरफान को ये बच्ची पसंद नहीं आई। अब नए सिरे से मुशक्कत करनी पड़ेगी। डर रही थी वो ये ना कहती कि यहाँ रिश्ता नहीं करना। घर आए पहले सवाल यही किया, इरफान क्या आपको अपने होने वाली बहू पसंद आ गई है। वो बोले, जब तुम लोगों ने फैसला कर लिया तो मुझसे क्या पूछना। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला कर लें। आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर चाह हम सबको नौरीन पसंद है, तुम सबको पसंद है, तो मुझे तुम लोगों के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। रहे लोग बहुत अच्छे हैं, ताहम एक नजर अदील को भी दिखा दो। वो एक नजर देख चुका है, बस अब आप हाँ कह दीजिए। मैंने धड़कते दिल के साथ कहा था, भाई ठीक है, लड़की से ज्यादा इसका खानदान, इनके तौर तरीके और माँ बाप को देखा जाता है। वो तो सभी ठीक है, तो फिर हाँ कहते। कह दिया ना, हाँ कह दिया है ना। इन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और मैंने सुकून का सांस लिया। नौरीन को 1 माह बाद हम धूमधाम से ब्याह कर ले गए। जैसा तस्वुर किया था उसे वैसे ही पाया, बल्कि जो सोचा था इससे बढ़कर पाया। अच्छी आदात की मालिक और हम सबका एहतराम करने वाली लड़की थी। सलीकामंद, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। भला हमें और क्या चाहिए था। मेरा बेटा इस पर सो जान से फिदा था। ताहम मैंने महसूस किया कि इरफान बहू के घर आ जाने के बाद से परेशान रहने लगे हैं, जैसे इन्हें बेटे और बहू की खुशियों से कोई सरोकार ना हो। वो सबसे लाताल्लुक हो गए थे। घर में अजनबी और लिए दबे रहने लगे। बहुत कम बात करते, लेकिन जब वो सामने होती तो इनकी नजरें हसरत भरे अंदाज में उठती थी, जैसे वो इनके किसी प्यारे मरहूम करीबी रिश्तेदार की हम शक्ल हो। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, इरफान, नौरीन आपकी किसी खोए हुए रिश्तेदार की हम शक्ल तो नहीं। इसे देखते ही आप जैसे मासी की दुनिया में खो जाते हैं। बोले, हाँ ऐसा ही है। किसकी हम शक्ल है हमारी बहू। मैंने पूछा तो उन्होंने सच बोल दिया। कहने लगे, जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, इसका नाम साजदा था। ये हो बहू उसकी शक्ल है। जब मैंने पहली बार इसे इसके वालिदैन के घर देखा तो हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे लगा कि साजदा जिंदा होकर वापस आ गई है। साजदा जिंदा होकर आ गई है क्या मतलब। हाँ, वो मर चुकी है और इस वाक़े को 30 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं। इंसानों की सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसमें हैरान परेशान होने की क्या बात है। वो लड़की आपकी क्लास फेलो थी, करीबी अजीज तो ना थी कि इतनी मुद्दत गुज़र जाने के बावजूद आप इसकी याद में खोए हुए हैं। इतनी मुद्दत में तो इतने करीब रिश्तेदारों
त्योहारों की यादें भी जहन से धुंधला जाती हैं। साजिदा की याद भी धुंधला गई थी, मगर नौरीन को देखकर फिर से याद ताज़ा हो गई। बिल्कुल वही नकूश, वही चेहरा, वैसे ही आंखें। क्या इसके साथ आपका कोई दिली ताल्लुक था? मैंने बगौर इनके चेहरे को देखकर पूछा। इनके चेहरे पर कर्ब की एक लहर दौड़ गई। अब तो इसे इस तारे फानी से कूच किए हुए बरसों गुजर चुकी हैं, मगर मुझे लगता है जैसे ही ये कल की बात हो। इसका यही मतलब है कि आपसे उसका दिली ताल्लुक था जो अब तक नहीं भुला सके। आप ये बताएं क्यों कर वो बेचारी इस जहां से रुखसत हो गई। ये एक बेहद दर्दनाक हादसा था। वो माजी में खो गए और इस तरह बताने लगे जैसे इनका दिल इसकी यादों से इस कदर लबरेज हो चुका है कि ये बेपैमाना छलक जाने के करीब हो। वो बोले, मैं सेकंड ईयर में था और वो फर्स्ट ईयर में। हम सुबह सवेरे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में इकट्ठे आते जाते थे। शुरू में एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखते रहे। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज लबों पर आने लगे और हम एक दूसरे के करीब हो गए। सुबह के वक्त बस जहां से आती वो स्टॉप हमसे 5 किलोमीटर पहले आता था। जब हम सवार होते तो बस में बैठने को जगह ना मिलती। यूं 9 किलोमीटर का सफर खड़ा होकर तय करना होता था। जिस सीट पर वो बैठी होती मेरी कोशिश होती कि इसके करीब खड़े हो जाने की जगह मिल जाए। फिर मैंने चाहा किस तरह इससे बात हो, मगर वो बहुत मोहतात किस्म की लड़की थी। ताहम मेरी लगन सच्ची थी। तकरीबन साल बाद हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक रोज छुट्टी के बाद मैंने इसे चाय की ऑफर की जो इसने कबूल कर ली और हमने सामने वाली कैंटीन में एक साथ चाय पी। इसके बाद वक्तन फवक्तन इकट्ठे कैंटीन जाने लगे। इसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। मैं हमेशा एक बड़ी आइसक्रीम का ऑर्डर दिया करता। वो आधी खाकर छोड़ देती तो बकिया आधी मैं खा लेता। इस तरह फ्रूट चाट या गोलगप्पे की भी बड़ी प्लेट मंगवाता। वो आधी ही खाती, बाकी मैं खाता। इसका बचा हुआ झूठा खाना खाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। साल भर हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए। वो 4 भाइयों की अकलौती बहन थी और अपने घर की लाडली थी। अक्सर अपनी फैमिली के बारे में बताती थी और इतनी अपनायत से अपने घर की बातें मुझे बताने लगती जैसे मैं इसकी फैमिली का एक फर्द हूँ। अक्सर वो अपने खानदानी मसाइल भी मुझसे शेयर कर लेती। कहती, तुमसे क्या पर्दा, तुम तो हो ही अपनों जैसे। इसकी इस बात से मुझे अनजाने खुशी मिल जाती थी। एक मनहूस दिन ऐसा भी आया कि फिर हम में जुदाई का वसी समंदर हायल हो गया जिसे उम्र भर कोई अबूर नहीं कर सकता। ये 9 फरवरी की एक सर्द रात थी। बारिश के साथ साथ खूब बर्फ पड़ रही थी। इस रोज सुबह बस न आई और हम लोग खटारा वैगनों में सफर करने पर मजबूर हो गए। वो जिस वैगन में थी एक खतरनाक मोड़ काटते हुए बर्फ की वजह से फिसल कर तकरीबन 150 फीट की गहराई में जा गिरी। शदीद सर्दी, इस पर बर्फबारी, नीचे बहते नाले का पानी भी तकरीबन जम चुका था। वैगन सीधी नाले में जा गिरी। हम तकरीबन 15-20 मिनट बाद वहां पहुंचे क्योंकि हमारी वैगन पीछे चल रही थी। लोगों का हजूम देखकर ड्राइवर ने वैगन को रोक दिया। इसी रास्ते पर एक फौजी डॉक्टर कुछ फौजियों के साथ गुजर रहा था। इसने भी गाड़ी रोक ली। हम लड़के कूदते फिसलते नीचे नाले में पहुंच गए। गिरने वाली वैगन बुरी तरह से पिचक गई थी और आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी। फौजी नौजवानों और आम लोग सभी जख्मियों को शीशे वगैरह तोड़कर निकालने में मसरूफ थे। गजब की सर्दी और बर्फ की वजह से हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और मदद को आने वाला डॉक्टर अपने नौजवानों की मवानत से जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ था। इतने में 2 लड़कियों को वैगन से निकाला गया। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि इनमें से एक साजिदा होगी। वो बुरी तरह से जख्मी थी। डॉक्टर ने नब्ज देखी, फिर इसकी आंखें खोल कर देखने लगे। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात से जाहिर हो गया वो खत्म हो चुकी है। और दूसरी लड़की जो इसकी सहेली और हम जमा थी वो भी खत्म हो गई थी क्योंकि इसकी गर्दन और सर पर बहुत गहरा जख्म आया था। यख पानी में गिरने की वजह से इनके चेहरे नीले पड़ चुके थे जैसे किसी सफेद कपड़े को बहुत ज्यादा नील लगा दिया गया हो। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी मैं चकरा कर एक तरफ गिर गया। उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। वो समझा मैं फिसल गया हूँगा, लेकिन हालांकि मैं तो साजिदा की शिदाब चेहरे को जमा हुआ देखकर गिर पड़ा था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। वो सारे मुस्तकबिल के ख्वाब, वादे, अरमान सभी चकनाचूर हो गए थे। वैगन में कुल 20 सवारियां थी। 2 लड़कियां और एक लड़का मर गए थे जिनमें एक साजिदा थी। बाकी तमाम सवारियां अगरचा बच गई थी लेकिन बुरी तरह जख्मी थी। किसी की टांग, किसी का बाजू टूटे हुए था। सामने का शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर का चेहरा लहूलुहान हुआ था। इसकी दोनों टांगे भी टूट गई थी। उसी दिन मेरी जिंदगी की घड़ी ठहर गई। मेरी सोचे और आरज़ुएं, जीने की उमंग, कुछ करने का हौसला, सब कुछ जामिद और साकित हो गया। जिंदगी के एक पल का भरोसा नहीं, ये बात हर वक्त सुनते थे। आज इसका तजर्बा भी हो गया। कॉलेज के लड़के वापस मैयतों के साथ इनके गांव पहुंच गए। बारिश और इसके बाद बर्फ की वजह से तदफीन शाम तक हो पाई। इस हादसे के बाद मैं कई दिनों तक कॉलेज ना जा सका
क्योंकि अब मेरी जिंदगी में किसी काम की हैसियत ना रही थी। आखिरकार जून 2 पर्चे दिए और कॉलेज को खैर बात कह दिया। बेदिली से पर्चे देने के सबब मेरा नतीजा भी ज्यादा अच्छा ना आया, बामुश्किल पास हुआ था। अब सारा दिन घर में पड़ा रहता, दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। घर वाले कहते क्या इरादा है, आगे पढ़ना है या मुलाजमत करनी है या कोई बिजनेस करना है। मैं इन्हें कोई जवाब ना दे पाता। वो मेरी परेशानी नहीं जानते थे क्योंकि मैं अपनी परेशानी इनसे छुपाए जी रहा था। साजिदा और मेरे दरमियान जो ताल्लुक था उसका किसी को कुछ इल्म ना था। मैं सोचता था कि अब बाकी जिंदगी इस कैफियत के आलिम में कैसे जी पाऊंगा। वक्त सब जख्म भर देता है। वालिदैन ने अरसा तक मुझे पूछा और गुमसुम देखा तो फैसला कर लिया इसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद इसे शरीके हयात की जरूरत है। फिर इन्होंने मेरा रिश्ता तुमसे कर दिया, ये सोच कर के खानदान में रिश्ता तय किया है। बड़ी भली निभ जाएगी, खानदानी बंधन था। मैंने हालात से समझौता कर लिया था। शादी के बाद इस मुकद्दस बंधन की लाज रखते हुए मैं चुप रहा और तुम्हारे सवालात के करने के बावजूद लब ना खोल सका। तुमने भी निभा के ठान ली थी। बच्चे हो गए तो हम इनके परवरिश में गुम हो गए, अपना होश भी ना रहा। मशकूर हूँ, तुमने मेरा बेहद ख्याल रखा। मासी पर वक्त की धूल जमने लगी और इतना अरसा गुजर गया, ये राज मेरे सीने में ही दफन रहा। साजिदा ऐसे जहां में जा बसी है कि लौट ना सकती है, लिहाजा मैंने सोचा इसे भुला देने में ही बेआफियत है। इसकी ऐनक और किताबें जो बरसों मेरे पास पड़ी थी, बल आखिर एक दिन मैंने इन्हें भी किसी को दे दिया कि जब वो ना रही तो इसकी ये निशानियां रख कर मैं क्या करूंगा। ये जख्म जो मुझे लगा कब का भर गया, मगर नौरीन को देखकर वो हादसा फिर से जहन में उभर आया और अपनी बहू से साजिदा की इस कदर मुशाबत देखी तो यकीन न आया कि दुनिया में इतनी मासलत चेहरे रखने वाले लोग भी होते हैं। मुझे लगा कि जरूर नौरीन और साजिदा भी कोई करीबी रिश्तेदार होगी। फर्क ये है कि नौरीन ऐनक नहीं लगाती जबकि साजिदा ऐनक लगाती थी, लेकिन अब जबकि बहू भी ऐनक लगाने लगी है तो मुझे ये महसूस होता है कि साजिदा जिंदा होकर मेरे सामने आ गई है। हालांकि ऐसे हरगिज नहीं हो सकता। मैं नौरीन से पूछूंगी कि इसकी फैमिली में कोई साजिदा नामी लड़की गुजरी है जिसका इंतकाल वैगन के एक्सीडेंट में हुआ हो। साजिदा और नौरीन में कोई करीबी रिश्तेदारी भी हो सकती है। मैंने इरफान की नम आंखों को देखकर इनकी दिल जोई की कोशिश की। 2 साल बाद अल्लाह ताला ने अदील और नौरीन को बेटे की खुशी अता की तो हम सभी निहाल हो गए। सबसे ज्यादा खुशी इरफान को ही। मुद्दत बाद मैंने इन्हें हंसते मुस्कुराते देखा था। वो पोते पर अपनी जान देने लगे थे। अब घर में इनका दिल लग गया था। सारा दिन पोते से खेलते और खुशी से निहाल रहते। नन्हे तलहा ने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। मेरी बड़ी बेटी ब्याह कर अमेरिका चली जा चुकी थी। इसने इरफान को अपने पास बुला लिया। वो पोते की तस्वीर साथ ले गए थे और इसकी तस्वीर को देखते और रोते रहते। इन्हें तलहा की तड़प सताने लगी, बल आखिर मजबूर होकर जल्द वापस आ गए। इनकी वापसी पर नौरीन के वालिदैन ने हमारा खाना किया और तो अपनी फैमिली के कुछ लोगों को बुलाया। दावत में बातों के दौरान ये मामला हल हो गया कि साजिदा और नौरीन आपस में क्यों इस कदर ममासलत रखती थी। दरअसल साजिदा नौरीन की फुफो थी जिसकी अलमनाक हादसाती मौत हुई थी और इस रात से पर्दा साजिदा की वालदा ने उठाया, जिसने हमें अपनी एल्बम दिखाई जिसमें साजिदा की भी काफी तस्वीर थी। एल्बम में लगी तस्वीर में इरफान ने साजिदा को पहचान लिया। वो बोले ये मेरी बहू की हम शक्ल कौन है, ये इसकी मरहुमा फूफी है जिन दिनों वो कॉलेज की तालिबा इल्म थी। इसका इंतकाल हो गया, वैगन फिसल कर नाले में गिर गई थी। ये कौन सी सन की बात है। नौरीन की दादी ने सन बता दिया। क्या साजिदा फलां कॉलेज में पढ़ती थी। दूसरा सवाल इरफान ने किया। हाँ बेटे तुमने सही पहचाना, लेकिन तुमने कैसे पहचाना। अम्मा जी साजिदा मेरी कॉलेज फेलो थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। ये कहते हुए इरफान की आंखें पुरनम हो गई। हम सब पर भी चंद लम्हा सोगवारी से छा गई। इस दिन के बाद इरफान अपनी बहू का बहुत ख्याल रखने लगे थे। इसकी हर फरमाइश पूरी करते थे और बहुत प्यार से बात करते थे। सही मायनों में ऐसा प्यार और ख्याल जैसे कोई अपनी सगी बेटियों का किया करता है। मैं बहू को कुछ कह देती तो नाराज होते, कैसे कुछ मत कहा करो, इतनी अच्छी बहू है जो किस्मत वालों को मिलती है। मैं इनकी हिदायत सुनकर खामोश हो जाती। मुझे लगता कि साजिदा की भतीजी को अपनी बहू देखकर इन्हें बेहद सुकून मिला है। साजिदा को खो जाने की परेशानी और इसकी अचानक मौत के दुख ने बड़े अरसे तक इरफान को गीली लकड़ी की तरह सुलगते रखा था, लेकिन अब बहू को सुख पहुंचाकर इन्हें करार आने लगा था, जैसे नौरीन को सुख पहुंचा साजिदा की रुख को सुख दे रही हूँ। हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। मैंने भी साजिदा की याद को इरफान की कमजोरी जानकर इन्हें माफ कर दिया। किसी तरह इन्हें ये करार तो मिला कि वो बहू को देख देख कर जीते थे। वो जो हुक्म करती फौरन बचा लाती, इसकी किसी बात को रद्द ना करते। गोया इनमें इसके सामने इनकार की हिम्मत ना थी। वो अगर तारे तोड़ कर लाने का कहती तो शायद वो कोशिश करते। अगरचे ये नामुमकिन बात है। अचानक इनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। वो अब साजिदा को ख्वाब में देखने लगे। जिस रोज
देखते सुबह मुझे ख्वाब सुनाते और ख्वाब सुनाते वक्त गोया वो किसी और दुनिया में होते। ये भूल जाते कि मैं इनकी बीवी, इनकी शरीके हयात हूँ, कि इस तर्ज अमल की वजह से बुरा भी मान सकती हूँ। मगर मैं बुरा नहीं मानती थी कि मेरे शौहर को जिस बात से करार मिले वो अहम थे मेरे लिए। मैं जानती हूँ कुछ जज्बों पर इंसान का बस नहीं होता। इरफान पर हम इतराज करेंगे तो वो खुद को हमसे छुपाने लगेंगे और मैं नहीं चाहती थी इरफान मुझसे अपने आप को मख्फी रखने की कोशिश करे। ये नुक्ता समझ चुकी थी कि अगर बीवी अच्छी दोस्त बन जाए तो शौहर के दिल के करीब हो जाती है। शादी के बाद मैं इनके दिल से दूर दूर थी और अब जब रास्ता बना तो बेहद करीब हो गई। वो अपने तमाम दुख सुख और परेशानियां मुझसे शेयर करने लगी। इन्हें मेरी जात पर इतबार आ गया था क्योंकि मैंने मासी के इस बंद बाप को खोला जिसमें इनकी पहली मोहब्बत की परछाइयां बंद थी। और बुरा ना माना, बुरा क्यों मानती? एक ऐसी औरत जो इनकी जिंदगी में नहीं थी, जो मर चुकी थी, वो मेरी मुकाबिल क्यों कर हो सकती थी? मैं अपने रब से दुआ करती थी कि वो मुझे सब्र और मेरे शौहर को सुकून अता करे। जब मैं इरफान की गमसार बन गई, इनके दिल में छुपे दुख को तवज्जो से सुनने लगी तो वो मुझसे हर वक्त हम कलाम रहने लगे। दूर होकर भी नजदीक महसूस होते थे। रफ्ता रफ्ता ये आलिम हुआ कि एक मिनट भी मेरे बगैर रहना इनके लिए दोबर हो गया। जिस शख्स के साथ मैं बात करने को तरसती थी वो अब हर वक्त मेरे साथ हम कलाम रहने लगा था। यहाँ तक एक दिन ऐसा आया कि वो अपने मरहुमा महबूबा को भुलाकर पूरी तरह मेरा हो गया। इरफान ने साजदा के बारे में बातें करना बंद कर दी। वो सिर्फ मेरे बारे में बातें करते थे, मेरा ख्याल रखते और मेरे बगैर खुद को तन्हा महसूस करते। मैं इनके लिए एक अहम हस्ती हो गई थी। घर में इधर उधर होती, दरवाजे से अंदर आते ही आवाज लगाते, कहाँ हो भाई, नजर नहीं आ रही। बच्चों से पूछते, अरे भाई कहाँ है तुम्हारी दादी? मैं किचन में होती तो वहां आ जाते, कहते अरे भाई क्या हो गया मुझे? घर में एक पल को तुम्हें ना देखूं तो जी घबराने लगता है। तब मैं जवाब देती कि नौरीन का एहसान है कि वो इस घर की बहू बनकर आई है, तो बरसों से आपके दिल में छुपा हुआ राज हम पर खुला और साजदा की परछाइयों को हमने आपके दिल से बल आखिर बाहर निकाल कर ही दम लिया। वो आज भी अपनी बहू से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो जो कहती है वही करते हैं। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, बहुत ही फर्माबरदार और सलीका शार है। अपने शौहर को वापस पाने के लिए मैंने बहुत सब्र किया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा, क्या कोई औरत ये सब बर्दाश्त कर सकती है कि इसका शौहर अपनी साबका महबूबा की हर वक्त बातें करता रहे और इसकी यादों में खोया रहे? क्या बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।